हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी अवधेश द्विवेदी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द चार्टर्ड क्लासेस पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह से ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता हूं कि आप सभी लोग अपने कमिंग अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। कोरोना भी धीरे धीरे जो है अपना पैकअप कर रहा है। अभी लास्ट मंथ से अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 50% से कम डेली जो नए केसेस मिलते थे वो हो गए हैं। खैर, कोरोना को अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अब तो कोरोना के साथ जीने की हम लोगों ने आदत डाल ली है। पिछले साल 1.5 साल से हम लोग कोरोना ही करते चले जा रहे हैं। तो कोरोना को लेके रोना नहीं है, अपनी पढ़ाई करते रहना है। तो सीए साहब, आज क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जानते हैं? वो तो वीडियो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो मैं आपका कोई कीमती समय नहीं बर्बाद करूंगा, तुरंत अपने मुद्दे पे आ जाता हूं और हेडिंग डाल देता हूं कि आज के वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स इन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन हेड के अंदर इस असेसमेंट ईयर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। लीजिए साहब, ये आज का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पीजीपी हेड के अमेंडमेंट्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कैपिटल गेन हेड्स के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं हैं, गिने चुने 3-4 अमेंडमेंट्स हैं इस हेड के अंदर, बट छोटे छोटे अमेंडमेंट्स काफ़ी वैल्यूबल होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। तो सीए साहब, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। एक पहला जो चेंज तो क्या है, वो तो हर साल इस हेड के अंदर किसी और हेड में कोई चेंज हो चाहे ना हो, एज इट इज़ रहे पूरा का पूरा हमारा इनकम टैक्स एक्ट, बट फिर भी एक चेंज तो जरूर आएगा और वो आएगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। क्या? तो साहब, आप सब लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में सेक्शन 48 जो है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सिखाता है हमको, तो वहाँ पे जो हम लोग जो सेकेंड प्रोविज़ो के अकॉर्डिंगली, सेकेंड प्रोविज़ो टू सेक्शन 48 के अकॉर्डिंगली जो हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इंडेक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स। पता है ना सबको? वेरी गुड, सबने पढ़ा हुआ है कैपिटल गेन, सबकी जानकारी में है। वो इंडेक्सेशन कैसे होता है, इंडेक्सेशन का क्या रूल है, वो भी सब आप लोग जानते हैं कि हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किसी एक साल के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी एक साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं। कौन से ईयर से डिवाइड करते हैं वो आपको पता है, डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ईयर ऑफ ट्रांसफर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो असेसमेंट ईयर हम लोगों का चेंज हो गया, असेसमेंट ईयर आ गया है 2021-22, तो हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 2020-21। ठीक है, अब 2020-21 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो जो पहला अमेंडमेंट आ रहा है हमारा यहाँ पे, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21। जानते क्या हो गया है इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर हो गया है 30
2001। एनसीए साहब मैंने आपसे कहा था कि ये इंडेक्स नंबर्स याद कर लीजिएगा, 2001-2 से शुरू हुए हैं और आज तक के ये 2020-21 लगभग 20 इंडेक्स नंबर्स। बोला था ना मैंने याद करने के लिए आपसे। एग्ज़ाम्स में कैपिटल गेन के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं पीछे, जहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मामला था, बट उन्होंने क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड नहीं करे थे। ध्यान है ना आप लोगों को मेरी बातें? तो प्लीज़ इंडेक्स नंबर्स याद कर लीजिएगा। ज़रा से हैं यार, 20 इंडेक्स नंबर्स तुम लोग तो ऐसे चुटकी बजाने में याद कर सकते हो। वो शुरुआत होती है 100 से, बेस ईयर हमारा जो 1-2 है, 1 अप्रैल 2001 ऑनवर्ड्स ये नए इंडेक्स नंबर्स हमारे को यूज़ करने होते हैं। तो 100, 105, 109, 113, 117, ध्यान है, 122, 129, 137, 148, 167, ध्यान आ रहा है, 184, 200, 220, 240, 254, 264, 272, 280, 280 के बाद नहीं, गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। ऐसे शुरू हो रहे थे ना वो 100, 105, 109, 113, 117, 122, 129, 137, 148, ध्यान आ रहा है, 167, 184, 200, फिर 220, 240, 254, 267, फिर 272, 280, 289 और इसके बाद आ गया कौन सा, 301। ये 301 ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए खैर याद कर लीजिएगा। एक छोटा सा एक चेंज ये आया। अगला चेंज सीए साहब, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको जरा ध्यान के साथ। सेक्शन 55 में अमेंडमेंट आया है। वीडियो को पॉज करिए, मेरी आदत मैं इसी तरह से क्लास लेता हूं कि वीडियो पॉज करवा के आपको याद करवाऊंगा, आपसे बोलूंगा कि आप अपनी याददाश्त पे जोर डालो। अब जरा वीडियो को खटाक से पॉज करिए और सोचिए सेक्शन 55 में क्या चीज़ डिस्कस करी गई थी। हाँ जी साहब, तो सेक्शन 55 में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? सेक्शन 55 जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या ली जाए फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 एज वेल एज सेक्शन 49। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने का काम सेक्शन 55 के पास है। अब सीए साहब मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ। उसके अंदर सेक्शन 55 के अंदर तो ढेर सारे केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्शन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया गया है। एक वहाँ पे जगह आती है, अब ज़्यादा सेक्शन के चक्कर मत फंसिए सीए साहब, हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। ध्यान है, याददाश्त पे जरा जोर डालिए। अगर आप
ने कोई कैपिटल एसेट 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर की हुई है तो क्या होता था अप टू लास्ट ईयर। तो सब सेक्शन 55 कहता था कि आप अपनी एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन that is actual cost, actual cost और fair market value as on 1st April 2001। आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट या 1 अप्रैल 2001 की जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, इनमें से जो चाहो आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मतलब कि आपकी एसेट की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट बोले या ओरिजिनल कॉस्ट बोले। तो आपको ऑप्शन दिया गया था कि आप इन दोनों में से जो चाहे ले लें। तो हम ऑप्शन को कैसे एक्सरसाइज करते थे भाई, अपना फायदा किस में होगा, जो चीज ज्यादा हो वो ले लो। तो हम एक्ट बोलता है एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, तो हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कैसे करते थे, विच एवर इज हायर के तरह से, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होता था वो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करते थे कैपिटल गेन निकालने के लिए। ठीक, याद है सबको। अब इस साल से एक चेंज हो गया, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। सेक्शन 55 में, बहुत बड़ा सेक्शन है सेक्शन 55। सेक्शन 55 में उन्होंने एक प्रोविजो इंसर्ट किया, एज वेल एज एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया। क्या बोला इन्होंने? बोला, यहां लिख दे रहा हूं, अ न्यू प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड। इस साल से एक नया प्रोविजो एज वेल एज एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया। और इसने क्या बोला, अब जरा ध्यान से, इसने बोला इन केस ऑफ, अब मैं आपके समझ में आने वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, यहां पे एक्ट की लैंग्वेज तो थोड़ी अलग तरह की है। तो इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, सिर्फ इनकी बात हो रही है, बाकी कैपिटल एसेट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। इसको कह सकते हैं दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ध्यान से जरा, इस केस में कह रहा है कि इफ, ध्यान से, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज अवेलेबल। अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है
तो क्या होगा? तो ये प्रोविजो कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 1 जो आप लेते थे अभी तक, इन दोनों में जो हायर होता था वो आप कंसिडर कर लेते थे। बट अभी प्रोविजो कह रहा है कि साहब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ये आ गया अमेंडमेंट साहब। कह रहे अगर एसडीवी अवेलेबल है 1 अप्रैल 2001 की, तो फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। दैट इज मतलब क्या कि ये जो एफएमवी ली जाने वाली है इसको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। दैट इज ऑप्शन टू टेक एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड। वो नहीं करा कि एफएमवी नहीं लेंगे, आप ले लीजिए एफएमवी, बट एफएमवी पे भी एक लिमिट लगा दी। अभी तक क्या होता था कि हम लोग अपना 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी अनाप शनाप ले लिया करते थे, वैल्यूअर से वैल्यूएशन वगैरह करवा लेते थे, और उस एफएमवी, और जितनी ज़्यादा एफएमवी लेंगे हम लोग उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी और उतना कम कैपिटल गेन कैलकुलेट होकर आएगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि लोग तो बहुत इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उन्होंने एफएमवी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बोला क्या कि नाउ एफएमवी कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 प्रोवाइडेड एसडीवी इज अवेलेबल। इफ एसडीवी इज नॉट अवेलेबल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं अवेलेबल है उस केस में, तो साहब फिर तो एफएमवी ले लीजिए साहब, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। एंड 99% केसेस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल होती है। समझ रहे बात को? अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा आपके सामने। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। हाँ जी साहब, चलिए तो मैं इसी बात को दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। अब इस साल से आप क्या करोगे? लास्ट ईयर तक तो आप एक्चुअल कॉस्ट या एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 में जो भी ज़्यादा होता था उसे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरह से आप कंसिडर करके कैपिटल गेन निकालते थे। बट फ्रॉम दिस ईयर आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट लीजिए, ठीक, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कंसिडर करिए, और एसडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 ये कंसिडर करिए। लेकिन ये तब ले पाएंगे जब अवेलेबल होगी, अवेलेबल नहीं होगी तो कंसिडर ये भला कैसे करेंगे? ठीक है ना, फिर भी लिख दे रहा हूं, इफ अवेलेबल। ठीक, अभी तक हम इन दोनों में हायर ले लेते थे, इसमें हायर लेते थे, बट अब क्या करना है आपको? आप इन दोनों में जो कम है उसको लीजिए, लेस, ऐसे लिख दे रहा हूं,
एफएमवी और एचडीवी में जो भी कम हो वो लीजिए, और फिर एक्चुअल कॉस्ट और इस लेस में जो हायर हो उसको कंसीडर करिए। क्या करना है आपको? एक्चुअल कॉस्ट लेनी है आपको, एफएमवी कंसीडर करनी है आपको, एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और 1 अप्रैल 2001 की एचडीवी लेनी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसलिए लाइटली मत लीजिए इसको। तो एक्चुअल कॉस्ट, और ये सब ड्रामा कब होगा? व्हेन एसेट्स आर एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। अगर आपकी एसेट 1 अप्रैल 2001 के बाद की है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो जो आपकी कॉस्ट होती है वो कंसिडर करते हैं हम लोग। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के पहले का अगर मामला है तो इन दैट केस उसकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट जो भी आप समझें, वो एफएमवी और एचडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 में जो भी कम होगा, ये कम है तो ये ले लेंगे, ये कम है तो ये ले लेंगे। अब इन दोनों में जो भी लेस होगा वो, और एक्चुअल कॉस्ट में जो ज्यादा होगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। समझ में आ रही बात? आइए अब जरा मैं इस बात के ऊपर कुछ एग्जांपल्स रखता हूं आपके सामने, ठीक है? एक्चुअल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, एज ऑन 1 अप्रैल 2001, एचडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, ठीक है? और यहां पे हम बात करेंगे कि उस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो, ठीक है? मान लें, और एक और कॉलम बना दें यहां पे, लो जी सब, डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया, ये भी डेट डाल दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मान ले हमने कोई एसेट सिर्फ 1 जुलाई 95 पे एक्वायर करी थी। खरीदी कितने में थी? खरीदी थी, मान ले मैंने उसको 2 लाख रुपए में, ठीक? इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 पे थी से 3,50,000। हर कैपिटल एसेट पे नहीं लागू होगी ये बात, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहां पे, सबकी बात नहीं। एचडीवी थी मान ली उस डेट पे 3 लाख रुपए, ठीक है? अब ये सब लास्ट ईयर तक हम, मामला 1 अप्रैल 2001 के पहले का है, 95 की बात हो रही है। लास्ट ईयर तक हम एक्चुअल कॉस्ट या एफएमबी में जो भी ज्यादा होता वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते, ठीक? अब अगर आपको ये अमेंडमेंट नहीं पता है तो आप इस साल भी आप इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो कंसिडर कर लोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहीं पे आपसे गड़बड़ हो जाएगा। और अमेंडमेंट ने क्या कहा कि भैया आपकी एफएमबी एचडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 से एक्सीड नहीं कर सकती है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लास्ट ईयर तक खुला था साहब, ये जो हो वो ले लो, बट अब इस साल से उन्होंने बोला कि नहीं, ये एफएमबी आपकी एचडीवी से एक्सीड नहीं करेगी। तो जो मैंने कहा कि इन दोनों में लेस क्या है, इन दोनों में लेस ये है। नाउ दिस और दिस में हायर क्या है, 3 लाख, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक, अनदर एग्जाम्पल, मान लिया आपने एसेट खरीदी थी 1 अगस्त
92 को फॉर एग्जाम्पल खरीदी कितने में थी? आपने खरीदी थी एसडीए 10 लाख रुपए में। फेयर मार्केट वैल्यू इस डेट पे से 18 लाख है। एसडीवी इसकी से 20 लाख है। ओके, आइए अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम लोग। अगेन मामला 1 अप्रैल 2001 के पहले का है। कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आपकी ना एफएमवी और एसडीवी में चेक करो, लेस क्या है? लेस है 18 लाख। ना दिस और दिस में हायर क्या है? 18 लाख। लो जी साहब, 18 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। वन मोर एग्जाम्पल से हमने 15 जनवरी 91 पे कोई लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करी थी। तब खरीदी थी मैंने से 6,50,000 में। इसकी एफएमवी इस डेट पे थी से 10 लाख रुपए, 10 लाख एफएमवी थी। से इसकी एसडीवी इज नॉट अवेलेबल। एसडीवी इज नॉट अवेलेबल। अब जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो खेल खत्म, पैसा हजम। इन दोनों में हायर क्या है? इन दोनों में हायर 10 लाख। तो ये 10 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। समझ में आ रही बात? एक और एग्जाम्पल चलते चलते, मान ले हमने 10 जून 99 को एक कोई कैपिटल एसेट एक्वायर करी थी, लैंड बिल्डिंग। ये खरीदी थी मैंने से 4 लाख की। 1 अप्रैल 2001 पे इसकी एफएमवी थी से 3,20,000। एसडीवी थी इसकी 3,50,000। एसडीवी कितनी? 3,50,000। अब आइए, इन दोनों में लेस क्या है? इन दोनों में लेस 3,20,000 और दिस में हायर क्या है? 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई आपकी 4 लाख। वो ये नहीं कह रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसडीवी से एक्सीड नहीं करेगी, वो कह रहा है एफएमवी आपकी 1 अप्रैल 2001 की एसडीवी से एक्सीड नहीं करेगी। भाई समझ में आ रही बात? भाई जब बंदे ने 4 लाख की चीज़ खरीदी थी तो अब 4 लाख से नीचे आप भला उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कर दोगे? नाउ इज दिस क्लियर? तो साहब ये एक अमेंडमेंट इस साल से आया। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी इस अमेंडमेंट का एप्लीकेशन क्या है। चलिए अब फटाफट से अगले अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 3। अगला अमेंडमेंट सीए साहब आ रहा है सेक्शन 50C में। इनफैक्ट इस सेक्शन के अंदर दो अमेंडमेंट्स हैं। पहला अमेंडमेंट इस सेक्शन के अंदर का, सीए साहब सेक्शन 50C अगेन लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ के केस में अप्लाई होता है। क्या कहता था ये सेक्शन? अप टू लास्ट ईयर सीए साहब ये कहता था सेक्शन कि इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, डेप्रिशिएबल हो चाहे नॉन डेप्रिशिएबल हो, कैसा भी हो, मतलब अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही कवर करता है हमारा सेक्शन 50C। लास्ट ईयर तक कहता था कि इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू,
is more than 105% of sales consideration, if stamp duty value is more than 105% of sale consideration, या यूं कहें कि सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक, तो इसको ऐसे समझे, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, तो क्या होता था, तो हम कैपिटल गेन पर्पस के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते थे, तो हम लोग SDV is considered as full value of consideration। हम SDV को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह से कंसिडर करा करते थे लास्ट ईयर तक। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस ईयर with effect from assessment year 2021-22, जरा सा चेंज है। क्या चेंज है, इस साल से हो गया कि इफ SDV is more than 110%, लो साहब इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, इज मोर देन 110%, जो लास्ट ईयर तक 105% था, नाउ फ्रॉम दिस ईयर दिस इज 110%। इफ SDV इज मोर देन 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, तो क्या होगा, वही होगा जो होता था लास्ट ईयर तक। क्या, SDV is considered as full value of consideration। मतलब कि जरूरी नहीं कि हम SDV सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा होते ही हम लोग SDV को फुल वैल्यू कंसिडरेशन ले लें। हमारे पास एक रेंज दे दी गई है, एक टॉलरेंस, एक रेंज दे दी गई कि भैया अप टू 110% तक अगर डिफरेंस है SDV और सेल कंसिडरेशन बीच में, तो हम सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन के 110% से भी ज़्यादा है, SDV इज मोर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन, तो फिर हम सेल कंसिडरेशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं लेंगे, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह से कंसिडर करेंगे। मतलब आइए इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है सेल्स कंसिडरेशन, ठीक, ये है SDV, ठीक, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और यहां पे आपको बताना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाए। ठीक है, मान लें ये साहब सेल कंसिडरेशन है कुछ भी ले लो, सेल कंसिडरेशन है, मान लें थोड़ी देर के लिए से 1 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इसकी 1,04,000। अब फुल वैल्यू कंसिडरेशन,
तो लास्ट ईयर तक हम चेक करते थे कि क्या ये एचडीवी इसके 105% से ज़्यादा है, तो इसका 105% सेल कंसिडरेशन का 105% 1,05,000। पिछले साल तक 105% चेक करते थे, इस साल से 110% देखेंगे हम लोग। तो क्या ये अमाउंट इसके 110% से एक्सीड कर रहा है? पता चला नहीं तो फिर छोड़ो इसको, फुल वैल्यू कंसिडरेशन ये 1 लाख रुपए रहेगा। अच्छा, ये 1 लाख है, ये 1,08,000 रुपए है, ये 1 लाख, ये 1,08,000। तो सीए साहब, अगर आपको ये अमेंडमेंट नहीं पता है तो आप इस साल देखेंगे कि क्या ये इसके 105% से एक्सीड कर रहा है। पता चला हाँ भाई एक्सीड कर रहा है। लो, आपने एग्जाम में 1,08,000 को फुल वैल्यू कंसिडरेशन की तरह से कंसिडर कर लिया और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आपको इस अमेंडमेंट की जानकारी नहीं थी। बट इस साल से 105% नहीं 110% की बात करनी है, तो साहब ये अमाउंट इसके 110% से एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए अभी भी सेल कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरह से कंसिडर किया जाएगा। सही चल रहा है मामला? चलिए, मान ली ये है 1 लाख और ये है 1,10,000। ये 1 लाख, ये 1,10,000। अब बताइए, अप टू 10% तक ही एक्सीड कर रहा है। ये यहां लिखा है मोर देन 110%। तो क्या आपकी एचडीवी सेल कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है? नहीं साहब, 110% से तो ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी भी सेल कंसिडरेशन ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन की तरह कंसिडर होगा। लेकिन अगर ये 1,11,000 हो जाता है तो बस अब आपको पकड़ लिया गया। अब आपका सेल कंसिडरेशन फुल वैल्यू कंसिडरेशन की तरह से कंसिडर नहीं होगा, एचडीवी को हम लोग सेल कंसिडरेशन की तरह से कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो ये अमेंडमेंट इस साल से और आ गया यहाँ पे। तो 50C का ये पहला अमेंडमेंट, इसको जरा दिमाग में सेट करिए, फिर मैं आपको इसी सेक्शन के अंदर के दूसरे अमेंडमेंट के बारे में बताता हूं। हाँ जी सीए साहब, तो ये समझ में आ गया कि भाई अगर एचडीवी सेल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है तो हम लोग एचडीवी को एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अब सीए साहब, ये एचडीवी हम लोग किस डेट की लेते हैं बताइए? तो एचडीवी जो होती है नॉर्मली हम लोग एचडीवी कंसिडर करते हैं एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस डेट पे आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस डेट की एचडीवी कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके पहले, कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये अलग अलग हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये अलग अलग हैं। से एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है, से ऑन 15 नवंबर 2020, और इसका रजिस्ट्रेशन होता है जाके से 25 जनवरी 2021 पे। इस डेट पे एग्रीमेंट हुआ, जबकि एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन होता है 25 जनवरी 2021 पे। अब सीए साहब, यहाँ पे एचडीवी किस डेट की ली जाए? एचडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ली जाए या एचडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट की ली जाए?
से एसडीवी, इस डेट की एसडीवी थी मान लें से 40 लाख और इस डेट की एसडीवी थी से 50 लाख। ठीक है, तो भाई हमारा सेक्शन 50C कहता था कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं, तो एसएससी डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी कंसिडर कर सकता है। बट शर्त हमारी ये है, शर्त ये थी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट तक उसको इस प्रॉपर्टी का सेल्स कंसिडरेशन ईदर होली और पार्टली मिल जाना चाहिए। इस डेट तक उसको कंसिडरेशन एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नहीं, ऑन द डेट ऑफ एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट may be taken provided consideration either wholly or partly, either wholly or partly received up to the date of agreement by, कैसे मिला हो, by account pay check और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट or any other electronic modes of payment, any other electronic modes of payment as may be prescribed। मीन्स अगर इन तरीकों से उसको इस डेट तक सेल कंसिडरेशन पूरा का पूरा इधर होली और पार्टली अगर मिल गया है, तो हम ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट की एसडीवी ले लेंगे, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की नहीं लेंगे। लेकिन अगर इस डेट पे तक आपको कुछ भी नहीं मिला था सेल कंसिडरेशन का, एग्रीमेंट बस कर लिया आपने, लोग एसडीवी बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए लोग देखते थे भाई कि हमारी से आगे से 1 जनवरी से एसडीवी चेंज होने वाली है, तो एग्रीमेंट पहले कर लो, रजिस्ट्रेशन बाद में कराते रहेंगे। तो अभी लास्ट ईयर उन्होंने चेंज किया था, लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया था। पहले कहता था कि कंसिडरेशन बस मिल चुका हो, किसी भी तरीके से मिला हो, तो उसमें लोग रास्ता निकाल लेते थे। मीन्स लास्ट ईयर तक ये अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह की बात नहीं थी, बस इतना था कि कंसिडरेशन इज ईदर होली और पार्टली रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, बस यहां तक लिखा हुआ था पिछले से पिछले साल तक। मीन्स कैश में भी मिल गया होगा कंसिडरेशन तो भी चलेगा, किसी और फॉर्म में हमने वो अपनी अंगूठी उठा, मैंने अंगूठी दे दी थी उनको कंसिडरेशन के पार्ट में, तब भी चल जाता था। तो लास्ट उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अकाउंट पे चेक से आपको कंसिडरेशन मिला हो या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मिला हो या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट आपको मिला हो या कोई और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड जो कि प्रेस्क्राइब किया गया हो उसके थ्रू आपको मिला हो। अब सीए साहब लास्ट ईयर तक ये जो लिखे थे ना, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो ये कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं थे।
up to last year. But from this assessment year, CBDT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने बताया कि ना these are prescribed modes of payment. इसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो भी चलेगा. तो वो कौन कौन से मोड्स उन्होंने इस बार से कवर कर लिए हैं, प्रेस्क्राइब कर दिए हैं, बस ये जरा सी बात लिख लीजिए, कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स की बात खत्म हो जाएगी. समझ में आ रही बात? Now with effect from assessment year 2021-22 लिखिए सब. The CBDT has notified the CBDT Central Board of Direct Taxes has notified the other electronic mode of payment, other electronic mode of payment by a notification नंबर, ये आपकी ऐसी जनरल नॉलेज के लिए 08/2020 डेटेड 29th January 2020 to provide for the followings as an acceptable electronic mode of payments. लो ही साहब, अब किन किन को कवर किया इन्होंने क्रेडिट कार्ड, दूसरे नंबर पे डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसके थ्रू पेमेंट कर दीजिए, या नेट बैंकिंग फैसिलिटी आपके पास है उसके थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए, या IMPS जो है आपका मोबाइल वगैरह वॉलेट से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये है इमीडिएट पेमेंट सर्विस. इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं. आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे. RTGS कर सकते हैं आप, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आप NEFT कर सकते हैं. NEFT बोले तो
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ये सब नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। मैं बिल्कुल एज इट इज़ जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है वो पूरा आपके सामने मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। भीम क्या है? भारत क्या? इंटरफेस फॉर मनी, पूरा नाम है इसका भीम आधार पे। तो सीए साहब ये कुछ प्रेस्क्राइब्ड मोड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट हैं ये, इसके थ्रू भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो भी चलेगा। तो लास्ट ईयर तक सिर्फ लिखा था एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, इस साल से ये प्रेस्क्राइब भी कर दिए गए। एनसीए साहब कई और सेक्शन भी ऐसे हैं जहां पे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करने की बात की जा रही है, उन सेक्शंस में भी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इंक्लूड कर लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये जितने मोड्स हैं such these modes of payment shall also be applicable for section 35 AD, ध्यान है स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। इन मोड से आप पेमेंट करके एसेट वगैरह एक्वायर कर सकते हैं। सेक्शन 40A, ध्यान है 40A3, जहाँ पे 10,000 तक आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट करो। उससे ऊपर अगर आपको पेमेंट करना होता तो फिर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सेक्शन 40 में भी काम करेंगे। सेक्शन 43 जहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट की बात हो रही थी, एसेट ऐसे एक्वायर करिए, नहीं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं ले ली जाएगी। सेक्शन 43CA बिल्डर भैया लोग जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बेचते हैं वहाँ पेमेंट की बात है। सेक्शन 44AD ये ध्यान होगा आपको, जहाँ पे डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आप पैसा लेते हैं तो 6% ऑफ टर्नओवर आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, अदरवाइज 8%। सेक्शन 56 गिफ्ट वगैरह की बात है। तो इन सेक्शंस में, ये कुछ सेक्शंस जो आपके इंटरमीडिएट लेवल के लिए हैं, इन सेक्शंस में भी ये मोड्स अप्लाई करेंगे। कुछ और भी सेक्शंस है वो आपके मतलब के नहीं, वो सीए फाइनल में है, तो उनको मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स इस साल से कैपिटल गेन हेड के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो होपफुली आपको अमेंडमेंट समझ में आ गए होंगे। तो आप अपने जो डेटाबेस है आपका कैपिटल गेन का, उसमें आप अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट कर लीजिएगा, सो दैट कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल रीसेंट प्रोविजंस ही अप्लाई करें और बेवकूफ़ी में अनअवेयरनेस के थ्रू आप मार्क्स जो है अपने ना गंवाएं। ठीक है, चलिए तो आज की बात को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।